जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरके एकेडमी पे। तो देखिए आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2024 में जो आपका सवाल पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड से, उसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल का जो सीक्वेंस रहने वाला है वो आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का सेट डी के अकॉर्डिंग रहने वाला है और एग्ज़ाम आपका 21 अप्रैल 2024 को हुआ था। अब पिछले वर्ष के सवालों को सॉल्व करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे सवाल आपका सेम टू सेम रिपीट होते हैं और इससे आपको जो है सवालों के लेवल का भी पता चलेगा। ठीक है, सवाल किस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। टोटल आपका 40 सवाल 40 मार्क्स का पूछा जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपका 40 सवाल को देखने वाले हैं 2024 के। तो देखिए पहला जो सवाल पूछा गया है वो आपका ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। भावनात्मक परिपक्वता यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी का। कठिन परिस्थितियों में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना, नहीं ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये तो परिपक्वता नहीं है। ठीक है, कठिन परिस्थिति में भी हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो एक तरह से नेगेटिव है, गलत है। व्यक्तिगत गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, आप खुद सोचिए कि गलती आप करेंगे और दूसरों को दोष देंगे तो क्या ये आपका मैच्योरिटी है? क्या ये आपके परिपक्वता को दिखाता है? नहीं, ये भी आपका गलत है। तीसरा क्या है, किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, बिल्कुल सही बात है। रिस्पॉन्सिबल बनना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनना, ये आपका करेक्ट है। चुनौतियों और जोखिमों से बचना, चुनौतियों और जोखिमों से हमें क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए, ना कि बचना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी यानी कि भावनात्मक परिपक्वता का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि इंसान अपने फैसले, अपनी गलतियां और अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेता है, ना कि दूसरों के ऊपर थोपता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं येलो कलर से। ओके, देखिए दूसरा सवाल है, पारस्परिक संबंधों में तदनुभूति का क्या महत्व है, इम्पैथी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको बताना है। बाकी आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा होगा, वही इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इस शब्द को आपने सुना ही होगा अगर आपने क्लास किया होगा तो। और उस शब्द का मतलब भी अगर आपको पता होगा तो आराम से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देता है। मैंने आपको टैग वर्ड वाला क्लास में बताया था कि कभी भी आपको जो है कंपटीशन को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, आपका नेगेटिव माना जाता है इस टाइप के ऑप्शन। दूसरा क्या है, यह दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। बिल्कुल, ये जो आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है इस टर्म को डिफाइन आपका ऑप्शन बी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी यही इस टर्म को जो है वो डिफाइन कर रहा है। बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है, यह अलगाव को प्रोत्साहित करता है। तो अलगाव को प्रोत्साहित करता है, मैंने आपको टैग वर्ड में बता रखा है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो अलगाव को प्रोत्साहित करे वो भी आपका नेगेटिव माना जाता है ना। ये भी आपका नेगेटिव है। आइसोलेशन जो वर्ड है वो आपका नेगेटिव है, इसको इनकरेज करने की बात कही गई है तो ये आपका नेगेटिव है। टैग वर्ड में मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। इसके अलावा यह आक्रामकता को बढ़ावा देता है, एग्रेशन को प्रमोट करता है, ये भी आपका नेगेटिव है। ठीक है, ये सब आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है, सामाजिक समायोजन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की डैश क्षमता से है। सामाजिक समायोजन है एडजस्ट करना, ठीक है, समाज के साथ समायोजन करना। तो शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता की, तो इसमें तो किसी भी प्रकार का सामाजिक समायोजन देखने को नहीं मिलता। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक समायोजन को ये ऑप्शन बी जो डिफाइन कर रहा है। सामाजिक समायोजन का मतलब क्या होता है? वही विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरों के साथ बातचीत करने से बचने की, हमें बचना नहीं चाहिए, नेगेटिव है। सख्त नियमों और विनियमों का पालन करने की, ये भी आपका नेगेटिव है। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक समायोजन का सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति समाज में या अलग अलग सोशल सिचुएशन में खुद को कितनी अच्छी तरह से अडॉप्ट करता है, यानी कि ढाल लेता है, वही तो आपका होता है सामाजिक समायोजन। ओके, आगे देखिए, तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ मुकाबला तंत्र नहीं है। इनमें से कौन से ऑप्शन, ठीक है, आपको देखना है कि कौन सा ये जो है आपका स्वस्थ मुकाबला तंत्र नहीं है तनाव से निपटने के लिए।
व्यायाम कीजिएगा तो तनाव से निपट सकते हैं, ठीक बात है। दोस्तों के साथ मेल मिलाप कीजिएगा, मेलजोल कीजिएगा, ठीक है, तनाव से निपटा जा सकता है। सावधानी और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करिएगा तो इससे भी किया जा सकता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है, मादक द्रव्यों का सेवन, इससे आप तनाव को दूर नहीं कर सकते, ठीक है। इससे आप जो है तनाव से नहीं निपट सकते, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मादक पेय जो है, मादक द्रव्य है, ये सब आपका जो है नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। स्ट्रेस कम करने के लिए ड्रग्स हो गया, शराब हो गया, या किसी भी तरह का जो मादक द्रव्य हो गया, उसका सेवन करना एक बहुत ही नुकसानदायक और अनहेल्दी तरीका माना जाता है। ओके, तो मादक द्रव्यों का सेवन आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, पांचवा सवाल है, स्कूलों में धमकाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिनमें शामिल है। मान लीजिए आप किसी बच्चा को धमका रहे हैं, तो उसका गंभीर परिणाम क्या क्या हो सकता है। शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि, बिल्कुल नहीं। आप किसी बच्चा को धमकाइएगा तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस तो इंक्रीज नहीं ना होगा, ये तो गलत है। पीड़ित के आत्मसम्मान में सुधार, आत्मसम्मान को तो हम लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, उसमें सुधार कहाँ से हो रहा है, ठीक है। धमकाने से उसका क्या हो रहा है, उसमें डर की भावना उत्पन्न हो रही है, उसके आत्मसम्मान में सुधार थोड़ी हो रहा है। पीड़ित पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी बच्चे को धमका देते हैं तो जो बच्चा है उसके ऊपर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी धमकाने से तो आपका सामाजिक कौशल उन्नत नहीं होगा, ये भी आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका केवल सही है। आगे है, अवलोकन सीखने में होते हैं ध्यान और अवधारणा, ध्यान और सुदृढ़ीकरण, उत्पादन प्रक्रिया और प्रेरणा, सुदृढ़ीकरण और प्रेरणा। तो इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको बताना है। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि आखिर ये सवाल जो है वो किस टॉपिक से पूछा गया है। तो टॉप 12, ठीक है, टॉप 12 थ्योरी वाले क्लास में मैंने आपको सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बता रखा है। सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बता रखा है, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में, जो कि आपका अल्बर्ट बंडुरा के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट बंडुरा के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। तो उसी सिद्धांत से आपका ये वाला टॉपिक लिया गया है। बंडुरा ने बताया था कि अवलोकन अधिगम, अवलोकन अधिगम कहने का मतलब क्या है, दूसरों को देखकर सीखना, और उसी को हम लोग अवलोकन सीखना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अवलोकन अधिगम यानी कि दूसरों को देखकर सीखने के मुख्य 4 चरण होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। तो चारों स्टेज के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला आपका होता है, हम लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान यानी कि अटेंशन, ठीक है, अटेंशन। दूसरा है आपका अवधारणा यानी कि रिटेंशन। तीसरा है आपका, तीसरा नीचे लिख देते हैं, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन आपका हो गया। चौथा आपका क्या है, चौथा यहाँ पे लिख देते हैं प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो यही 4 जो है स्टेज है, यानी कि मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन। तो 4 स्टेज है। तो इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन में आया है वो आप चेक कीजिए। ध्यान और अवधारणा आया है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 है। ध्यान और सुदृढ़ीकरण, तो सुदृढ़ीकरण के बारे में तो जिक्र नहीं किया है, ऑप्शन 2 आपका कट जाएगा। तीसरा फिर आपका सही है, उत्पादन प्रक्रिया और प्रेरणा। बाकी चौथा में भी सुदृढ़ीकरण आ गया है, जो कि आपको गलत है, ठीक है। तो केवल 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर सवाल है, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम लोग जो है किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं। तो प्रेरित यानी कि मोटिवेटिंग, थिंकिंग, रीजनिंग। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो आपका रीजनिंग हो जाएगा, यानी कि तर्क हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसी उच्च स्तरीय मानसिक गतिविधि है, ठीक है, मानसिक गतिविधि ये आपका है, मानसिक गतिविधि। तो रीजनिंग जो है एक ऐसी उच्च स्तरीय मानसिक गतिविधि है जिसमें हम अपने पास मौजूद जानकारी का तार्किक रूप से विश्लेषण करते हैं ताकि किसी सही निष्कर्ष तक पहुंच सके। बाकी विचार के बारे में बात करें तो विचार एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसमें हम बिना किसी निष्कर्ष के भी सोच सकते हैं। प्रेरित करना एक भावनात्मक प्रक्रिया है, मानसिक या तार्किक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, तर्क यानी कि रीजनिंग। 8वां सवाल देखिए,
युवा किशोर अपने डैश को अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। बाहरी अनुशासन थोपा गया, सृजनात्मकता, स्वतंत्रता की इच्छा, व्यक्तिगत अपर्याप्तता। तो स्वतंत्रता की इच्छा, इसके लिए जो है हमेशा वो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। युवा किशोर जो है हमेशा इसके लिए विद्रोह करते हैं। देखिए, किशोरावस्था की जो आयु होती है वो आपको पता होगा, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में मैंने जिक्र किया है। 18 मतलब कि 12 से 18 साल है ना, 12 से 18 साल आपका किशोरावस्था की आयु होती है। और इस उम्र में जो है किशोर अपने माता पिता और शिक्षकों की रोक टोक से आज़ाद होना चाहते हैं। उनके अंदर अपनी अलग पहचान बनाने और स्वतंत्रता की इच्छा, यानी कि डिजायर फॉर फ्रीडम, है ना, डिजायर फॉर फ्रीडम बहुत तीव्र होती है। इसी आज़ादी को पाने के लिए वे अक्सर नियम तोड़ते हैं या विद्रोह करते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता की इच्छा। अब आपको यह भी पता होगा कि किशोरावस्था को मनोविज्ञान में आंधी और तूफान, आंधी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, 9th है आपका, भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। लैंग्वेज स्किल जो है शुड बी टॉप, भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। नकल के माध्यम से, एकांत में, स्पष्ट व्याख्याओं के माध्यम से, एक एकीकृत तरीके से। तो भाषा कौशल जो है एक एकीकृत तरीके से सिखाया जाना चाहिए, ना तो नकल के माध्यम से, ना ही एकांत में, और ना ही स्पष्ट व्याख्याओं के माध्यम से। ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, एकीकृत तरीके से। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी भी भाषा कौशल, किसी भी भाषा को सिखाने के लिए 4 मुख्य कौशल होते हैं, 4 मेन स्किल होते हैं। चारों का नाम याद रखिएगा, हम ट्रिक भी बता देते हैं आपको। सुबोपली, इसको याद रखा जाता है, सुबोपली। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 मुख्य यहाँ पे स्किल होते हैं, कौशल होते हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 आपके जो है मुख्य कौशल होते हैं, और इसी को इंग्लिश में LSRW के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, LSRW के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र यह मानता है कि इन चारों कौशलों को कभी भी अलग एकांत में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इन्हें हमेशा एकीकृत तरीके, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनर से सिखाया जाना चाहिए। यानी एक ही गतिविधि में बच्चा सुने भी, बोले भी, पढ़े भी और लिखे भी। जैसे कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उस पर कुछ लिखने को कहना, तो वो ही है आपका एकीकृत तरीका। ओके, चलिए आगे है आपका, बहुविकल्पी प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है, इन एक्सपीरियंस टीचर तो एमसीक्यू वाले सवाल को मतलब कि नहीं बना सकता ना, उसको तैयार नहीं कर सकता है। आपका ये नहीं वाला ही पूछा है कि कथन सत्य नहीं है, तो ये वाला जो है वो सत्य नहीं है, वो आपका गलत दे रखा है। ऑप्शन में यही दे रखा है कि एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है। गलत बात है, नहीं कर पाएगा वो। बाकी सही विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित एवं त्वरित मूल्यांकन संभव है, बिल्कुल सही बात है। एमसीक्यू क्वेश्चन का जो है यहाँ पे त्वरित मूल्यांकन किया जा सकता है, और मार्कशीट वाला आपको पता होगा। विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो BCD तो आपका सही है, BCD तो आपका सही है। ए वाला गलत है और गलत वाला ही पूछा है, जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है, गलत है। ओके, अच्छे एमसीक्यू तैयार करना बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं होता है। एक प्रभावी प्रश्न बनाने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, ताकि विकल्प भ्रमित करने वाले ना हो और वे वास्तव में छात्र के ज्ञान का परीक्षण करें। तो इसी कारण से यहाँ पे अनुभव वाले शिक्षक होना अति आवश्यक है। बाकी प्रशंसनीय का मतलब होता है संभावित, है ना। प्रशंसनीय का मतलब होता है संभावित, कह सकते हैं। दोनों आपका एक दूसरे के समानार्थी हैं, ताकि छात्र जो है वो तुक्का ना मार सके। तो सभी विकल्प आपका प्रशंसनीय होना चाहिए, ताकि छात्र जो है वो तुक्का ना मार सके। बाकी कंप्यूटर द्वारा जो है हम लोग अच्छे से उसको त्रुटि रहित एवं त्वरित मूल्यांकन कर सकते हैं, और एक ही ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है। नजरिया, बिल्कुल। विजन होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए, अंतर्ज्ञान भी होना चाहिए, धमकी नहीं होना चाहिए। ये आपका जो है लीडरशिप स्किल का गुण नहीं है। ठीक है, लीडरशिप आपका का गुण नहीं है। एक अच्छा नेता लोगों को प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, डराता नहीं है।
डर या धमकी से काम करवाना नकारात्मक नेतृत्व की निशानी है। विजन क्या है? देखिए, विजन नेता के पास भविष्य के लिए एक स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। अपनी टीम को सशक्त बनाना और उन्हें जिम्मेदारी देना जरूरी है। इसके अलावा अंतर्ज्ञान के बारे में कभी कभी अनुभव के आधार पर अंतर्ज्ञान से फैसले लेने पड़ते हैं, तो इस कारण से ये सब जो है वो नेतृत्व कौशल के गुण हैं। बाकी धमकी जो है वो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं? व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान, खुलापन, टीम वर्क, विघटन। तो व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान के ऊपर ध्यान देंगे, खुलापन के ऊपर ध्यान देंगे, टीम वर्क के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन विघटन यानी कि इंटीग्रेशन, तो मैंने आपको वैसे भी टैग वर्ड वाला क्लास में बता रखा है। कहीं भी आपका आइसोलेशन शब्द देखने को मिले, विघटन शब्द देखने को मिले, ये सब नेगेटिव आपका होता है। ठीक है, ये सब आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है। और वही पूछा है कि ध्यान केंद्रित नहीं करता है विघटन के ऊपर। विघटन का अर्थ है चीज़ों या टीम को तोड़ना या अलग करना। एक नेता का काम जोड़ना होता है, तोड़ना है नहीं। ठीक है। बाकी विश्वास और सम्मान किसी भी टीम की नींव होती है। नए विचारों को अपनाने के लिए खुलापन आपका होना चाहिए। टीम वर्क के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, केवल विघटन के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। 13 है सवाल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल कौशल का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? स्वयं को समझने की क्षमता, तो ये तो आपका इंट्रा हो गया। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, ये आपका जो है वो इंटर हो गया। ठीक है, यही पूछा है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, व्यक्तिगत भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता, व्यक्तिगत भावनाओं को, तो ये भी तो आपका इंट्रा हो गया। गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता इंट्रा में ही आ जाएगा। तो आपका इंटर पूछा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 14 देखिए, इंट्रापर्सनल कौशल में मुख्य रूप से शामिल है। इंट्रापर्सनल कौशल में मुख्य रूप से शामिल है दूसरों के साथ संचार, आत्मचिंतन, आत्मजागरूकता, संघर्ष समाधान, टीम वर्क। तो इंट्रापर्सनल कौशल में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में मुख्य रूप से दूसरों के साथ संचार, तो ये तो आपका इंटर हो गया। आत्मचिंतन और आत्मजागरूकता, बिल्कुल सही बात है। संघर्ष समाधान, ये सब आपका इंटर में आ जाएगा। टीम वर्क भी आपका इंटर में आ जाएगा। सवाल पूछा है इंट्रा के बारे में, जो कि आपका सही है, ऑप्शन बी आपका इंट्रा है, बाकी सब इंटर है। ओके, याद रखिएगा। 15 देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब यही है कि अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ऑन इमोशंस, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी विशाल मात्रा में जानकारी याद रखने की क्षमता, ये सब तो आपका ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। ये वर्ड आप देख पा रहे होंगे, टेक वर्ड में बता रखा है, ये सब वर्ड नेगेटिव होता है। कई भाषाओं को धारा प्रभाव बोलने की क्षमता, तो ये सब भावनात्मक बुद्धिमत्ता को नहीं दिखाता है। ठीक है, ये सब भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उनका उपयोग बेहतर व्यवहार और निर्णय लेने के लिए करना। ठीक है, बाकी ये बात करें जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, ये तो आपका संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव क्षमता है। इसके अलावा विशाल मात्रा में जानकारी याद करने की क्षमता, ये आपका मेमोरी से संबंधित है, याददाश्त से संबंधित है। और कई भाषाओं को धारा प्रभाव बोलने की क्षमता, ये भाषाई कौशल से संबंधित है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सवाल आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं, डैश के माध्यम से मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन, धर्म ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर व्याख्यान प्रवचन, मूल्यों पर संगोष्ठी परिचर्चा, मूल्यों पर सलाह चिंतनशील सत्र। तो यहाँ पे जो इसका जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मूल्यों पर सलाह और चिंतनशील सत्र, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मूल्य रटने की चीज़ नहीं है, जो वैल्यू होते हैं ना वो रटने की चीज़ नहीं होती है। चिंतनशील सत्रों के माध्यम से छात्र वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर विचार करते हैं और मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारते हैं। मेंटरिंग से उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता है। ये जो आपका मेंटरिंग है, ये जो आपका सलाह है, इससे क्या होता है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता है। बाकी अगर इन तीनों ऑप्शन के बारे में बात करें, ए बी सी के बारे में,
तो व्याख्यान या धर्म ग्रंथों पर चर्चा अक्सर केवल सैद्धांतिक रह जाती है जब तक छात्र स्वयं उन पर चिंतन नहीं करेंगे, उनका चरित्र निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी वैसे भी आप टेक वर्ड के माध्यम से लगाएंगे तो व्याख्यान आपका नेगेटिव में ही जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा, कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हैं। चलिए 17 है आपका, आज की शिक्षा प्रणाली में डिजिटल साक्षरता क्या भूमिका निभाती है? पारंपरिक शिक्षण विधियों की आवश्यकता को कम करना, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाना। बिल्कुल सही बात है। डिजिटल साक्षरता का मतलब यही है, डिजिटल लिटरेसी का मतलब यही है कि इन्हेंसिंग लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है लर्निंग को इन्हेंस करना। इसके अलावा सहयोगात्मक शिक्षण और अनुसंधान को हतोत्साहित करना। ये तो अच्छा बात था, लेकिन इसको हतोत्साहित तो नहीं किया जाना चाहिए, है ना, गलत है। सीमित करना, ये वर्ड ही आप देख के गलत कर सकते हैं। बाकी पारंपरिक शिक्षण विधियों की आवश्यकता को कम करना, ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। रिड्यूसिंग द नीड फॉर ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड, घटाना नहीं है, कुछ ऐसे भी आपके पारंपरिक शिक्षण विधियां हैं जो बहुत अच्छे हैं, आज भी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी का उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों को तकनीक जैसे कि इंटरनेट, एजुकेशनल ऐप्स का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाना है। ऑप्शन ए के बारे में बात करें तो यह पारंपरिक विधियों को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें बेहतर बनाती है। सी और डी के बारे में बात करें तो तकनीक सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ाती है और सूचना के स्रोतों तक पहुंच को आसान बनाती है, सीमित नहीं करती, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। 18 देखते हैं, सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास मानसिकता को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है? उन चुनौतियों से बचना जो विफलता का कारण बन जाती है। तो ये तो डरपोक वाला काम हो गया, आपको चुनौतियों से बचना नहीं है। यह मानना कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं स्थिर लक्षण है। तीसरा है आपका चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में लेना। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट है। चुनौतियों को हमें जो है हमें से अक्सर सीखने और अवसर के रूप में लेना चाहिए। उन कार्यों को प्राथमिकता देना जिसमें व्यक्ति पहले से उत्कृष्ट है। तो कोई मतलब तो नहीं है, जिसमें वो पहले से उत्कृष्ट है तो उसमें प्राथमिकता देके क्या करेगा वो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रोथ जो माइंडसेट होता है ना, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि प्रयास और सीखने से कौशल विकसित किए जा सकते हैं। वे मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उन्हें खुद को बेहतर बनाने का एक रास्ता मानते हैं। अगर ऑप्शन ए और डी के बारे में बात करें तो चुनौतियों से बचना या सिर्फ आसान काम करना फिक्स्ड माइंडसेट है जहां व्यक्ति हारने से डरता है। बाकी यह मानना कि क्षमताएं स्थिर है ना, यह मानना कि क्षमताएं स्थिर है आपकी जो स्टैटिक है, विकास की भावना के बिल्कुल ये विपरीत है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिए, स्वयं सेवा का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ कम हो जाती है। गलत बात है, ये तो गलत है, कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। वास्तविक दुनिया के मुद्दों के संपर्क को सीमित करता है। गलत बात है, सीमित नहीं करता है। सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। स्वयं सेवा का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वो सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है वहाँ पे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। केवल वर्ड आया ऐसे ही काट दीजिए, आपका केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करना गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षा कक्ष संघर्षों के प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? विवादों को नज़रअंदाज करना और छात्रों को उन्हें सुलझाने देना। नज़रअंदाज नहीं करना है आपको। मुद्दों पर चर्चा किए बिना इसमें शामिल लोगों को दंडित करना, बिल्कुल गलत बात है। खुले संवाद और परिप्रेक्ष्य को समझने की सुविधा प्रदान करना। तो ये आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी डी के बारे में बात करें, विवादों को सुलझाने के तरीके के रूप में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। मैंने बार बार बताया है, कहीं भी कंपटीशन को इनकरेज करने की बात देखने को मिले आप काट दीजिए ऑप्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल है आपका 21, छात्रों के बीच भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में स्कूल क्या भूमिका निभा सकते हैं? भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तो पहला ऑप्शन है भावनात्मक मुद्दों को नज़रअंदाज करके केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। ये वर्ड जहाँ भी देखने को मिले नेगेटिव है, काट दीजिए। एक सहायक और समावेशी वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, छात्रों पर शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाना, ये सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। देखिए बार बार बहुत सारे सवाल में आपका ये चीज़ रिपीट होता है, कंपटीशन को इनकरेज करना, और हमेशा ये नेगेटिव माना जाता है। ठीक है,
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वैसा स्टूडेंट जो टेग वर्ड वाला क्लास नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। 40 में से आपका 15 से 16 सवाल तो आपका ऐसे ही टेग वर्ड के माध्यम से आसानी से बन जाता है, ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा में समसामयिक मुद्दे का उदाहरण है, ये आपको बताना है। पारंपरिक सुलेख तकनीक सीखना, तो देखिए सुलेख सीखना या ऐतिहासिक तारीखें याद रखना, है ना, ये सब जो आपका है वो पारंपरिक शिक्षण विधियां हैं, ये कोई नया सामसायिक मुद्दा नहीं है। तो ये सब जो है आपका सामसायिक मुद्दा नहीं, यानी कंटेम्प्रेरी इशू नहीं है। बाकी कक्षाओं में टेक्नोलॉजी का एकीकरण करना, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है एक कंटेम्प्रेरी इशू है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। बाकी सख्त समान नीति का पालन करना, ये भी एक तरह से जो है यहाँ पे नेगेटिव माना जाएगा। यूनिफॉर्म पॉलिसी एक पुराना जो है प्रशासनिक विषय उसको माना जाता है, ओके, तो ये भी आपका नेगेटिव है। जो बच गया वही आपका करेक्ट है। 23, स्कूली शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता का क्या महत्व है, या असहिष्णुता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो देखिए सांस्कृतिक विविधता से हम लोग सांस्कृतिक विविधता से तो भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलता है, ये आपका ये कहना गलत होगा, है ना। विविधता भेदभाव को कम करने के लिए होती है, बढ़ाने के लिए नहीं होती है, तो इस कारण से ये आपका गलत है। अगर बात करें या छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रदर्शनों को सीमित करता है, तो सीमित वर्ड जहां भी दिखे काट दीजिए वैसे भी। और वैसे भी पर्सपेक्टिव को बढ़ाती है ना कि सीमित करती है ना। जो आपका कल्चरल डाइवर्सिटी है वो पर्सपेक्टिव को इंक्रीज करती है ना कि डिक्रीज करती है। यह सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसे सम्मान को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो सीखने के अनुभव को समृद्ध करता है और आपसे सम्मान को बढ़ावा देता है। बाकी 4 जो आपका है, इससे विचार और व्यवहार में एकरूपता आती है, ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा, ओके। इससे विचारों में एकरूपता नहीं बल्कि विविधता आती है, ना कि एकरूपता, विविधता और रचनात्मकता आती है, तो ये सब याद रखिएगा। 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों का संभावित लाभ है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का लाभ क्या क्या है वो आपको बताना है। तो पहला, सामाजिक कौशल में कमी नहीं होती है, सामाजिक कौशल में कमी नहीं होती है। नए अनुभवों का सीमित प्रदर्शन, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि, शैक्षणिक दबाव बढ़ना। तो देखिए ये तो आपका ऐसे नेगेटिव है, काट दीजिए। बाकी अगर बात करें ए और बी के बारे में, तो ये गतिविधियां सामाजिक कौशल को बढ़ाती है, ये दोनों जो है वो बढ़ाने का काम करती है ना कि घटाने का, और नए अनुभवों का अवसर देती है ना कि उन्हें कम या सीमित करने का। तो ये सब तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। जो बच गया ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि। खेलकूद, नाटक या संगीत जैसी गतिविधियां छात्रों को दूसरों के साथ मिलकर काम करना और जिम्मेदारी लेना सिखाती है, या उनके व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। 25, स्कूल छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। स्कूल छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो विलासितापूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधन को बर्बाद करना नेगेटिव है। पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर पाठ शामिल करके, ठीक बात है, किया जा सकता है, इसी से हम लोग पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा मिल सकता है। बाहरी गतिविधियों को हतोत्साहित करके, हतोत्साहित आपको नहीं करना है, ये गलत है। बाहरी गतिविधियों को हतोत्साहित करना या मानवीय प्रभाव को नजरअंदाज करना छात्रों को पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील बनाता है, ये आपका गलत है। पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को नजरअंदाज करना, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 26, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य डैश के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, बौद्धिक विचार, दूसरों के मानक, छात्रों की आवश्यकताओं और उद्देश्य। तो यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की आवश्यकताओं और उद्देश्य। देखिए सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य डैश के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए, इसका मतलब आप समझिए कि सीखना तब सबसे प्रभावी होता है जब वह छात्र की अपनी जरूरतों और लक्ष्यों से जुड़ा हो। सीखना जो है सबसे प्रभावी तब होता है जब वह छात्र की अपनी जरूरतों और लक्ष्यों से जुड़ा हो,
यदि छात्र को विषय अपनी पसंद या ज़रूरत का लगता है तो वह अधिक रुचि लेता है और रुचि के साथ सीखता है। ओके, बाकी अगर बात करें ए और बी के बारे में, तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य और बौद्धिक विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना छात्र की व्यक्तिगत रुचि के वे केवल किताबी रह जाते हैं। ये सब जो है वो केवल किताबी रह जाते हैं। तो इसी कारण से छात्रों की आवश्यकताएं और उद्देश्य जो है वो यहाँ पे आवश्यक हो जाता है सीखने को प्रभावी बनाने के लिए। ओके, याद रखिएगा। बाकी सी के बारे में बात करें, दूसरों के मानकों के आधार पर तय किए गए लक्ष्य छात्र पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। ओके, 27 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है, यानी कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। अच्छे से मैंने लीडरशिप वाला क्लास में सभी चीज़ बताया है। तो क्या होगा, नेतृत्व की निर्देशन शैली, नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली, सहभागी शैली, प्रतिनिधि शैली। तो निर्देशन शैली आपका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यही आपका जो है क्या है, यही आपका है निरंकुश शैली, इसी को कहते हैं। निरंकुश या ऑटोक्रेटिक नेतृत्व में नेता स्वयं सारे निर्णय लेता है और दूसरों को केवल निर्देश देता है, इसमें दूसरों की सलाह नहीं ली जाती है। बाकी बी के बारे में बात करें, कंसल्टेटिव के बारे में, तो नेता निर्णय लेने से पहले दूसरों से परामर्श लेता है। और पार्टिसिपेटिव के बारे में पता होगा कि इसमें टीम के सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और डेलीगेटिंग के बारे में पता होगा कि नेता अपने अधिकारों और कार्यों के टीम के अन्य सदस्यों को सौंप देता है। इसमें नेता क्या करता है, अपने कार्यों को, अधिकारों को टीम के अन्य सदस्यों को सौंप देता है आपका डेलीगेटिंग में। ओके, तो डिटेल में मैंने आपको लीडरशिप वाला क्लास में इस चीज़ के बारे में जानकारी दिया है, वो क्लास को जाकर जरूर देख लीजिएगा। लगभग प्रत्येक साल आपको सवाल यहाँ से देखने को मिलता है। 28 क्या है, निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में कार्यबल के पास बहुत कम इनपुट या फीडबैक होता है। कार्यबल यानी कि वही वर्कफोर्स के पास। तो नेतृत्व की निर्देशन शैली, परामर्शात्मक शैली, सहभागी शैली, प्रतिनिधि शैली। तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, है ना। यही आपका निर्देशन जो शैली होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑटोक्रेटिक भी कहते हैं। तो इसी में आपका जो है कार्यबल के पास बहुत कम इनपुट होता है, फीडबैक होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि नेता केवल आदेश देता है, इसमें कर्मचारियों की राय या फीडबैक की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि नेता का पूरा यहाँ पे कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। बाकी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कंसल्टेटिव में क्या होता है, इसमें सुझाव लिए जाते हैं। पार्टिसिपेटिव में आपका टीम साथ मिलकर काम करता है। और डेलीगेटिंग में इसमें टीम को खुद निर्णय लेने की छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में याद रखिएगा, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव, डेलीगेटिंग। ठीक है, डीसीपीडी करके भी याद रख सकते हैं, सबका पहला लेटर डीसीपीडी। ठीक है, ये सबका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। 29 नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली में डैश अंतिम निर्णय निर्माता होता है। कंसल्टेटिव, कंसल्ट तो लिया जाएगा, ठीक है, परामर्श लिया जाएगा, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो कौन लेता है। तो जाहिर सी बात है नेता, कार्यबल, संस्थापक, सह संस्थापक। तो नेता जो लीडर है वही आपका फाइनल डिसीजन लेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेतृत्व शैली में व्यक्ति या टीम को नेता के न्यूनतम इनपुट के साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, निर्देशन शैली, परामर्शात्मक शैली, सहभागी शैली, प्रतिनिधि शैली। तो प्रतिनिधि शैली आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है नेता पूरा काम जो है, जिम्मेदारी जो है वर्कफोर्स को सौंप देता है। ठीक है, और इसी को हम लोग लेसेज फेयर के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा LAISSEG, लेसेज, FAIRE, फेयर शैली भी कहते हैं। इसमें नेता अपनी टीम को, इसमें नेता क्या करता है, अपनी टीम पर पूरा भरोसा करता है और उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी देता है। नेता का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, यानी कि मिनिमम इनपुट यहाँ पे नेता का देखने को मिलता है। चलिए 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है। सक्रिय श्रवण बिल्कुल है, विचारों की स्पष्ट और संक्षिप्त अभिव्यक्ति ये भी ठीक है, तदनुभूति का अभाव, देखिए ये गलत है आपका, तदनुभूति का अभाव नहीं होना चाहिए, विशेषता नहीं है ना, तो यही पूछा गया है। बाकी विविध दृष्टिकोणों का समान, तो ये तो आपके नेता के पास होना ही चाहिए। ओके, लैक ऑफ एम्पैथी आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रभावी संचार के लिए तदनुभूति यानी कि जो एम्पैथी होता है वो बहुत आवश्यक है। अच्छा, एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना ही आपका एम्पैथी है। तो जब आप लीडर बन जाते हैं तो दूसरों की भावनाओं को तो समझना आना चाहिए ना आपको, ये आपका सही बात है।
यदि संचार में सहानुभूति की कमी है तो वो प्रभावी नहीं हो सकता। बाकी एक्टिव लिसनिंग भी आपका चाहिए, ध्यान से सुनना और अच्छे संचार की पहली सीढ़ी है। अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में रखना जरूरी होता है, ये गुण भी होना चाहिए नेता के पास। और विविध दृष्टिकोणों का सम्मान, यानी कि अलग अलग दृष्टिकोणों का सम्मान करना संचार को समृद्ध बनाता है। ठीक है। 32, संघर्ष समाधान कौशल इसके लिए महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों से हमें बचना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए। सकारात्मक संबंध बनाना, बिल्कुल सही, आपका सकारात्मक संबंध बनाना बिल्कुल सही है। शत्रुता और आक्रामकता को प्रोत्साहित करना, देखिए गलत चीज़ को तो यहाँ पे इनकरेज करने की बात जहाँ कहीं भी देखने को मिले काट दीजिए, ऑप्शन गलत हो जाएगा। खुद को दूसरों से अलग करना, आइसोलेशन वर्ड, जहाँ भी देखे काट दीजिए, गलत कर दीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। 33, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 21वीं सदी के कौशल शब्द का तात्पर्य क्या है? पारंपरिक रटने की शिक्षण विधियां, रटना शब्द जहां भी देखें रोट लर्निंग काट दीजिए। आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता, बिल्कुल सही बात है, यही आपका करेक्ट है। बाकी पुरानी शैक्षिक प्रथाएं, पुरानी जानकारी को याद रखना, ये सब आपका नेगेटिव है। ठीक है, टेक वर्ड में मैंने बता रखा है। 34 है आपका, सावधानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सावधानी के बारे में, इसमें पिछली गलतियों पर ध्यान देना शामिल है, यह विचलित सोच को प्रोत्साहित करता है, यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है, या तनाव के स्तर को बढ़ाता है। तो सावधानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको पता होगा कि माइंडफुलनेस का अर्थ होता है, अच्छा अगर आप माइंडफुलनेस का अर्थ समझ गए ना तो आप आराम से इसका आंसर पता लगा सकते थे। तो देखिए माइंडफुलनेस का अर्थ है अपनी वर्तमान स्थिति, विचारों और भावनाओं के प्रति पूरी तरह सचेत रहना। यह मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। कौन सा? माइंडफुलनेस। बाकी ऑप्शन ए के बारे में बात करें तो यह पुरानी गलतियों पर दुखी होने के बजाय वर्तमान में जीने पर जोर देता है। बी और डी के बारे में बात करें, यह ध्यान भटकाने और तनाव बढ़ाने के बजाय उन्हें कम करने का अभ्यास है ना। तो आपके जो है वो सवाल के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 35, अभिव्यक्ति, भाषा, कौशल और ज्ञान डैश के उत्पाद हैं। तो सीखना, लर्निंग के उत्पाद माने जाते हैं। ये सब जो आपका लर्निंग के उत्पाद है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से जो कुछ भी सीखते हैं वही हमारे ज्ञान, एटीट्यूड और लैंग्वेज स्किल में बदलता है। बाकी ये वंशागति आपका हो गया, तो मतलब कि आपका जो अभिव्यक्ति, भाषा, कौशल और ज्ञान जो है वंशागति से प्राप्त नहीं होता बल्कि प्रयास और अभ्यास से अर्जित किया जाता है। ठीक है। 36, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? साक्षात्कार, प्रयोग, व्यक्तिवृत्ति, अवलोकन। तो शिक्षक जो है मुख्य रूप से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो ऑब्जर्वेशन की मदद से, यानी कि अवलोकन के मदद से। जब छात्र समूह में काम कर रहे होते हैं तो शिक्षक दूर से उनके व्यवहार, सहयोग और बातचीत को देखता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है। समूह की गतिशीलता, समूह की जो गतिशीलता है आपका, समूह की गतिशीलता को समझने के लिए अवलोकन सबसे प्रभावी और प्रत्यक्ष विधि है ना। तो याद रखिएगा अवलोकन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी साक्षात्कार या केस हिस्ट्री जो है आपका, केस हिस्ट्री व्यक्तिगत अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी होता है। ये सब जो आपका इंटरव्यू है, केस हिस्ट्री है, ये सबसे आपका जो है व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए ये आपका उपयोगी होता है। ठीक है, ना कि आपका समूह व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। चलिए 37, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में प्रवीणता हासिल करने का तत्व नहीं है? वैकल्पिक पाठ्यपुस्तक का उपयोग, शिक्षण के वैकल्पिक तरीके, बाल केंद्रित सीखने की गतिविधि, समूह शिक्षण। तो समूह शिक्षण आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में प्रवीणता हासिल करने का तत्व नहीं है? तो समूह शिक्षण। देखिए मास्टरी लर्निंग, ये जो आपका है मास्टरी लर्निंग, प्रवीणता अधिगम का मुख्य सिद्धांत यह है कि हर बच्चा सीख सकता है, बस उसे उसकी गति के अनुसार समय और सही निर्देश मिलने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल अटेंशन और वैकल्पिक तरीकों पर जोर दिया जाता है। समूह शिक्षण इसमें फिट नहीं बैठता, समूह जो शिक्षण है वो इसके ऊपर फिट नहीं बैठता, क्योंकि यह पूरी क्लास को एक ही औसत गति से आगे ले जाता है, जिससे पीछे छूटने वाले छात्रों को मास्टरी हासिल नहीं हो पाती है। तो इसी कारण से पूछा गया है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग, मास्टरी लर्निंग का एलिमेंट नहीं है, तो समूह शिक्षण, समूह शिक्षण से हम लोग मास्टरी लर्निंग नहीं करवा सकते। ओके, याद रखिएगा। बाकी ए और बी के बारे में बात करें तो यदि बच्चा एक किताब या तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो उसे वैकल्पिक साधन देना मास्टरी लर्निंग का आधार है। सी के बारे में बात करें तो छात्र की सक्रिय भागीदारी के बिना प्रवीणता संभव नहीं है, मास्टरी जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 डैश तेजी से नेतृत्व बढ़ रहा है, रणनीति, आज्ञा, नियंत्रण, दूसरों का अनुसरण करना, तो दूसरों का अनुसरण करना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गेटिंग अदर्स टू फॉलो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेतृत्व की सबसे व्यावहारिक परिभाषा यही है कि एक नेता वह है जिसके पीछे लोग स्वेच्छा से चले। ठीक है, कैसे चले? स्वेच्छा से, खुद के इच्छा से चले। बिना अनुयायी के कोई भी व्यक्ति नेता नहीं कहला सकता, चाहे उसके पास कितनी भी अच्छी रणनीति क्यों ना हो। जब लोग आपके दृष्टिकोण और विचारों से प्रभावित होकर आपका अनुसरण करने लगते हैं तब आपका नेतृत्व सही मायने में प्रभावी और तेज माना जाता है। ठीक है, तो दूसरों का अनुसरण करना आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 39 शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग डैश के आधार पर उचित है, टीएलएम का उपयोग डैश के आधार पर उचित है। कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करने, छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो शिक्षण सहायक सामग्री आपको पता होगा टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वैसे सामग्री वैसे संसाधन, मतलब कि वैसे सामग्री वैसे संसाधन जिसका उपयोग कक्षा में पढ़ाने के दौरान किया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चे जो कुछ भी सीखे वो लंबे समय तक उसके दिमाग में फिट रह सके और अधिगम भी जो प्रभावी बन सके। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने के लिए। देखिए, टीचिंग एड्स जैसे कि चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, वीडियो हो गया, इसका इस्तेमाल केवल क्लास को सजाने या बच्चों को ध्यान खींचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र जो पढ़ रहे हैं उसे बेहतरीन तरीके से समझे और उनकी लर्निंग आउटकम, सीखने के परिणाम सबसे अच्छे हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी विकल्प डी के बारे में बात करें तो प्रभावी भागीदारी भी सही है, गलत नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन शिक्षा का अंतिम लक्ष्य हमेशा लर्निंग आउटकम्स का अनुकूलन करना होता है। तो मैंने आपको अक्सर कहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कभी कभी आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे जहाँ पे लगभग 2 से ज़्यादा भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन वहाँ पे भी आपको बेस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, बेस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा। 40 लास्ट सवाल है आपका, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। पियर कमांड का उपयोग, आक्रामक बयान देना, अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, सत्तावादी होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना। देखिए, शिक्षक की जो बॉडी लैंग्वेज होती है और जो आसन होती है, पोस्चर जो होती है, कक्षा में उनके आत्मविश्वास और अधिकार को दर्शाता है। एक सीधा और स्थिर आसन बिना कुछ कहे ही एक प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराता है, प्रेजेंस जो है वो दर्ज कराता है। और अगर बी और डी के बारे में बात करें तो आक्रामक व्यवहार या तानाशाही जो है आपका आक्रामक व्यवहार हो गया या फिर सत्तावादी होना, तानाशाही होना, छात्रों के मन में डर पैदा करती है, सम्मान नहीं, इससे सीखने का वातावरण जो है वो खराब होता है। तो इसी कारण से ऑप्शन बी, ऑप्शन डी गलत है। क्या सही? अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना। इससे क्या होगा? आप जो है वो अपना जो उपस्थिति है, ठीक है, कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं अगर आप अच्छे से क्लास में बैठते हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर में जो वो को एडॉप्ट करते हैं, को फॉलो करते हैं। तो ठीक है, तो ये था आपका 2024 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया 40 सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दिया गया होगा इस क्लास के माध्यम से वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपके जो 40 सवालों का जो जवाब दिया गया है वो आपका ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड किया गया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। ये आपका जो है ऑफिशियल आंसर के तहत जो है वो सभी चीज़ों को यहाँ पे समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।